Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's continue with the lecture today. और इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या न्यूज़ में था आज, मतलब पिछले एक साल में। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन से। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कैबिनेट ने 7 ऐसे केमिकल्स को बेसिकली POPs को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर लिस्ट किया है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन है किस पे। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे है। क्या होते हैं ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स? जो इन्वायरमेंट में लंबे समय तक रहते हैं। परसिस्टेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक जो रहे, है ना। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, और पॉल्यूटेंट्स मतलब ये लोग पॉल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको नहीं चाहिए होते हैं। तो कैबिनेट ने 7 ऐसे POPs को लिस्ट किया है स्टॉकहोम कन्वेंशन में, ठीक है। अभी क्या है, कैबिनेट ने जो ये लिस्ट करने की पावर है, ठीक है, कि ये कौन कौन से POPs को लिस्ट करना है, ये पावर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को दे दी है। अब से बेसिकली क्या होगा कि ये MEA और जो MEOFCC है ना, ये लोग रेटिफाई करेंगे कि कौन से केमिकल्स स्टॉकहोम कन्वेंशन में आएंगे, ठीक है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन है क्या? बेसिकली स्टॉकहोम कन्वेंशन इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम POPs। तो POPs वैसे ऐसे याद रखो, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs। बेसिकली ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, ठीक है। और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। इंडिया ने रेटिफाई किया था इसको 2006 में। लीगली बाइंडिंग है, POPs के ऊपर है ना, याद रखना है। मिनिस्ट्री ने अभी रेगुलेशन ऑफ POP रूल्स 2018 में रिलीज़ किए थे अंडर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट 1986। तो रीसेंट डेवलपमेंट 2018 वाला ये है ना। तो POPs आर केमिकल सब्सटेंसेज दैट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, है ना। और ये क्या होते हैं? बायो एक्यूमुलेट होते हैं। बायो एक्यूमुलेट मतलब कि मान लो ये फ़िश में आ गए, ठीक है। मान लो ये फ़िश में आ गए, अभी फ़िश से मैंने फ़िश को खाया, है ना, तो मेरे अंदर भी आ जाएंगे ये, ठीक है। फिर इस टाइप से क्या होगा, ये एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ तक पास होते जाते हैं, ऊपर फूड चेन में आते जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। मतलब एक स्पीशीज़ ने खाया, फिर दूसरे में आ गया। फिर मान लो मैंने 5 फ़िश खा ली, है ना, तो जो चीज़ एक फ़िश में थी वो 5 पूरी मेरी बॉडी में आ गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो सिंस ये लोग डिज़ोल्व होते नहीं हैं, रिएक्शन इनका किसी से होता नहीं है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बायो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और लॉन्ग रेंज लॉन्ग मतलब बेसिकली ज़्यादा लाइफ टाइम होता है इनका, ठीक है। अब इनके एक्सपोजर से हो क्या सकता है, क्यों ये हार्मफुल है? क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट पड़ सकता है ना, इम्यून सिस्टम ख़राब हो सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अब आगे बात करते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन्स की। ऑर्गेनोक्लोरीन्स क्या होते हैं? क्लोरीन है नाम में, तो क्या होगा? क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होंगे। तो ये बेसिकली क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जो एक क्लास है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का, ठीक है। तो ये जो 7 POPs आइडेंटिफाई किए ना इन्होंने, इसमें भी मोस्टली हैलाइड्स ही हैं। हैलाइड्स मतलब जो क्लोरीन बेंजीन वाले, क्लोरीन और ब्रोमीन ये सब वाले होते हैं ना, हाइड्रोक्लोरो ब्रोमाइड, इस टाइप से जो भी होता है, इन सबको यही सब टाइप के हैं इसमें पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन जो है वो एक टाइप ऑफ POP होता है ना। ये बहुत ही चीप होते हैं और एज अ पेस्टिसाइड यूज़ होता है। तो मतलब जितने भी एशिया में 40% पेस्टिसाइड हैं, उसमें सब में ऑर्गेनोक्लोरीन्स यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। जैसे हमने बात किया कि POP का एडवर्स इफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में, तो ये जो POPs हैं इनका भी एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये रिलीज़ किसने की है? येल यूनिवर्सिटीज़ ने रिलीज़ किया है ये। इंडिया का रैंक 168 आया है आउट ऑफ 177, तो काफ़ी घटिया रैंक है ना। सॉरी, आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, तो फिर भी घटिया रैंक है, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, इसको याद करने वाली बात यह है कि किसने रिलीज़ करी है? येल ने की है। क्या है? बाइनियल रिपोर्ट है ना। बाइनियल रिपोर्ट है और 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, 11 कैटेगरीज़ हैं
अराउंड एनवायरमेंटल हेल्थ एंड विटैलिटी, और इंडिया ने बिलो एवरेज स्कोर किया। ऑब्वियसली रैंक कितना बेकार है तो बिलो एवरेज ही स्कोर किया होगा। और इंडिया बेसिकली अपने नेबर से भी ख़राब परफॉर्मेंस किया है इसमें। अफगानिस्तान को छोड़ दो तो बाकी जितने नेबर्स हैं हमारे, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब हमसे अच्छा रैंक पे आए हैं। तो अफगानिस्तान बस हमसे पीछे है, बाकी सब अच्छे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ये रिकमेंड करता है कि इंडिया को जो अपने नेशनल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स हैं उनको डबल करना पड़ेगा, ताकि एयर, वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। ठीक है, अब अगले पेयर में पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आता है CBD का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले CBD जो है वो साइन कब हुआ था, तो ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात भी है। रियो अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में, वहाँ पे CBD साइन हुआ था। 196 पार्टीज इसकी सिग्नेटरी हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स मेजर मुंह पे रटे होने चाहिए आपको। पहला, ऑब्वियसली कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है तो कंजर्वेशन करेगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स हैं उनका, है ना। और फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स होना चाहिए, है ना। तो जितने भी बेनिफिट्स बायोडाइवर्सिटी की वजह से ह्यूमन बींग्स को मिल रहे हैं ना, उनका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। बेसिकली सबके साथ आप शेयर करो, ऐसे नहीं कि अकेले खा रहे हो सब, है ना। तो सबके साथ शेयर करो, है ना। और जो भी बस वही बोल रहे हैं, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इन रिसोर्सेज से जो यूजेस आ रहे हैं उनको हमको सब में डिवाइड करना है। ठीक है, अब जब CBD साइन हुआ था तो उसके कुछ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स भी थे जो साइन हुए थे, जो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया ने सबको रेटिफाई किया हुआ है। तो आप ये याद रखना कि जो CBD है ना, इसके कुछ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हैं जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है। तो पहला हम देखते हैं कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो नाम से पता चल रहा है बायोसेफ्टी पर है ना। बायोसेफ्टी मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करेगा, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करेगा तो वैसा ही कुछ है। तो क्या होता है ये बेसिकली कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी की, इसमें क्या होता है, सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दैट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। तो जैसे कुछ रिसर्च पर्पज़ के लिए कुछ हम जेनेटिकली बनाते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, तो वो जो लिविंग मॉडिफाइड और जिनको हम मॉडिफाई करते हैं, जिनके जीन्स में हम चेंज करते हैं या कुछ XYZ उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्वायरमेंट को बुरा इफेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन की हेल्थ को बुरा इफेक्ट कर सकते हैं, उनका रेगुलेशन इसमें कंट्रोल होता है। ठीक है, तो बायोसेफ्टी से वो मतलब है कि उनके हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट से उनका सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो जो ये नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है, ये क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेस एंड बेनिफिट को शेयर करता है। तो ये वाला जो था ना, सेकंड वाला क्या था, ये थर्ड वाला, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, इसको ये इंप्लीमेंट करता है बेसिकली। कौन, नगोया प्रोटोकॉल। सो इट बेसिकली एम्स एट शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वे। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला जो इसका थर्ड पॉइंट है CBD का, उसको नगोया प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करता है। तीसरा है नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लाइबिलिटी एंड रिड्रेस टू द कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। अगेन देखो, बायोसेफ्टी और इन सब के बारे में बात हो रहा है ना, तो ये सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करेगा, यही सब है सारे इनमें। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, इट एम्स एट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन द फील्ड ऑफ लाइबिलिटी एंड रिड्रेस रिलेटेड टू लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो कार्टेगेना प्रोटोकॉल LMO से डील करता है ना और ये भी क्या करेगा, ये भी इनके लिए रूल्स वगैरह बनाएगा, रूल्स और प्रोसीजर बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट वाला ये है कार्टेगेना और नगोया, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ये आपको याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि रियो अर्थ समिट में आया था, है ना, और इंडिया ने सबको रेटिफाई किया हुआ है। उसके बाद CBD एक और रिपोर्ट रिलीज़ करता है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है वो कौन रिलीज़ करता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो देखो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी आ रहा है, तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कुछ चीज़ों के। तो पहला क्या है, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम में तो इसमें क्या होगा, इंटर्नशिप प्रोवाइड होगी, है ना। तो इंटर्नशिप किसको प्रोवाइड करोगे आप, पोस्ट ग्रेजुएट्स को। तो इसमें क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हम जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। और ये इंटर्नशिप का सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, है ना। आगे बढ़ते हैं, UNEP कैंपेन ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, ये WCCB जो है अपना वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो,
ब्यूरो, सॉरी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, उसने ये लॉन्च किया था क्या, UNEP कैंपेन ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनका ट्रैफिकिंग रोका जा सके, विद UNEP टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस रिलेटेड टू इलीगल ट्रैफिकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इंगेजेस अ यंगर जनरेशन इन कन्वर्सेशंस अराउंड द ह्यूमैनिटीज फुटप्रिंट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये वाला जो है वर्ल्ड वाइड फंड का एक कॉन्फ्रेंस होता है, मॉडल कॉन्फ्रेंस पार्टीज है, उसमें क्या होता है बेसिकली कि हम जो हमारी यंगर जनरेशन है उसको हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनके में हम एक सेंस ऑफ ड्यूटी लाते हैं ताकि वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करें, है ना, ताकि वो इस इशू को काफ़ी सेंसिटिव तरीके से ट्रीट करें और एफर्ट्स लें ताकि खुद भी वो कर पाएँ और आसपास उनके जो लोग हैं वो भी उनको भी एनकरेज कर पाएँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है ना। अब IUCN की रेड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। अब ये क्या करता है, एक रेड लिस्ट रिलीज़ करता है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और बाकी वनरेबल स्पीशीज़, जो जितने भी स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड हैं उनकी लिस्ट होती है ना। तो अभी रिसेंटली इसने ये लिस्ट में कुछ रिसर्च किया है ना। तो सबसे पहले IUCN की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या प्रमोट करती है, नेचर के कंजर्वेशन को प्रमोट करती है और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करती है। तो ये आपको याद रखना है कि IUCN क्या करता है, ओल्डेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि नेचर कंजर्वेशन और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करती है। अब इसकी एक रेड लिस्ट आती है, ठीक है। अब इस रेड लिस्ट में ये कैटेगराइज करता है स्पीशीज़ को। अब स्पीशीज़ का कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं। एक कैटेगरी होती है लीस्ट कंसर्न, फिर आती है नियर थ्रेटेंड, फिर आती है वनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटेंट इन वाइल्ड एंड देन फाइनली एक्सटेंट। तो यहाँ से जब आप यहाँ जाते हो, है ना, अब जब आप लीस्ट कंसर्न से एक्सटेंट पे चले जाते हो तो स्पीशीज़ का पॉपुलेशन उतना ही कम होता जाता है। एक्सटेंट मतलब अब बचा ही नहीं है, पूरा एक्सटेंट हो चुका है वो स्पीशीज़, है ना। इंडेंजर्ड मतलब एक्सटेंट इन वाइल्ड मतलब एक्सटेंट होने वाला है, वाइल्ड में है ही नहीं। देखो शुरुआत से बताता हूँ, एक्सटेंट मतलब अब उसकी कोई पॉपुलेशन नहीं बची है। एक्सटेंट इन वाइल्ड का क्या मतलब होता है, अब जंगल में नहीं मिलेगा आपको वो, अब सिर्फ कैपेसिटी में मिल सकता है, जैसे ज़ू वगैरह में मिल गया, है ना, या फिर कोई स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स हो गए वहाँ मिल गया, है ना। अब जंगली, जैसे वाइल्ड क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स क्या होता है, जंगली जानवर जो जंगल में मिलते हैं, तो ये आपको जंगल में नहीं मिलेगा, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब वो स्पीशीज़ होते हैं जो अब बस एक्सटेंट इन वाइल्ड होने वाले हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है ना, और ये अब बहुत ही ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं एक्सटेंशन का। फिर अगेन ये देखो, ये तीन जो है ना वो एक ही कैटेगरी में क्लब्ड हैं, वनरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसमें बस क्या होता है कि स्पीशीज़ का जो काउंट है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कम होता जाएगा, बाकी सारे ही थ्रेटेंड होते हैं, है ना। फिर आता है नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड वाले वो स्पीशीज़ होते हैं जिनका और थोड़ा कम हुआ तो वो पूरे थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। और फिर लीस्ट कंसर्न होते हैं कि ये मतलब इनको कोई अभी कुछ फेस नहीं हो रहा है, मतलब इनकी थोड़ी पॉपुलेशन कम हुई है, बाकी ऐसा कुछ एक्सटेंशन का चक्कर नहीं है इनका, है ना। फिर एक और होती है डेटा डेफिशिएंसी, जिसमें मतलब जिनके ऐसे स्पीशीज़ जिनके बारे में डेटा अभी इतना अवेलेबल नहीं है ना, वो भी एक स्पीशीज़ होती है, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। अभी जो हुआ है, जो नई लिस्ट में इनकी फाइंडिंग्स है वो क्या है कि जॉर्डन कर्सर जो है ना, जॉर्डन कर्सर की कोई साइटिंग नहीं हुई है 2009 से, तो प्रोबेबली हो सकता है एक्सटेंट हो गई हो, है ना। जॉर्डन कर्सर कहाँ मिलती है, ईस्टर्न घाट्स में मिलती है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है श्रीलंकमलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे जॉर्डन कर्सर को स्पॉट किया जाता था, है ना। तो जॉर्डन कर्सर जो है वो एक नॉक्टरल बर्ड है। नॉक्टरल बर्ड मतलब रात में मिलती है, रात में जगती है, जैसे आउल होता है ना, वो रात में जगता है, वैसे ही ये जॉर्डन कर्सर भी है जो कि रात में जगने वाली बर्ड है ना। और ये याद रखना है आपको कि ये जॉर्डन कर्सर मिलती कहाँ है, ईस्टर्न घाट्स पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश में कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ ये मिलती है, श्रीलंकमलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, ये आपको याद रखना है। उसका दूसरा स्पीशीज़ जो था हिमालयन कोयल। हिमालयन कोयल भी 2010 में लास्ट स्पॉट हुआ था, तब से अभी तक इसकी स्पॉटिंग नहीं हुई है ना। और अगर 2023 तक इसकी स्पॉटिंग नहीं हुई तो IUCN इसको एक्सटेंट डिक्लेयर कर देगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्पॉट कहाँ होती थी, मतलब जब 2010 से पहले स्पॉट होती थी तो कहाँ स्पॉट होती थी, तो उत्तराखंड में बेसिकली। इट इज़ नेटिव टू इंडिया एंड इट इज़ फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ ओनली इन माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये ध्यान रखना, ओनली है, ये सिर्फ उत्तराखंड में मिलती है ये, ठीक है। उसके बाद जो भी 5 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज़ हैं, गंगा, अमेजोन, इंडस रिवर डॉल्फिन, इरावदी एंड टकक्सी, है ना, ये इनका जो स्टेटस है वो थ्रेटेंड, दे आर थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन। अगर हमने एफर्ट्स नहीं लिए इनको अपलिफ्ट करने के तो ये थ्रेटन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी है, ये सीन है। फिर आगे बढ़ते हैं, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट की बात करते हैं 2018 की। तो टाइगर स्टेटस रिपोर्ट किस बारे में बात करता है, अब ये 2018 वाली रिपोर्ट को हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है कि टाइगर काउंट 2967 हो गया है ना।
तो काफ़ी ज़्यादा हमने इंक्रीज़ किया है अपने टाइगर काउंट को। 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स हैं वो हमारे इंडिया में मिलते हैं। और इनको हम मेजर कैसे करते हैं, ये काउंट को जो हम मेजर करते हैं, टाइगर सेंसस निकालते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी बार। एक है एम स्ट्राइक्स ऐप और एक है कैटरैट। अब जो एम स्ट्राइक्स है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक ऐसी ऐप है जिसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, और मान लो उनको कहीं टाइगर दिख गया है ना, तो वो क्या करेंगे, उस टाइगर का फ़ोटो खींच लेंगे और उस लोकेशन को जियो टैग कर देंगे। जियो टैग मतलब उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मार्क कर देंगे। इससे ये ऐप में क्या होता है, इसमें डेटा आ जाता है कि भाई यहाँ पे टाइगर स्पॉट हुआ था, है ना। तो ये बेसिकली एक मॉनिटरिंग ऐप है। उसके बाद एक है कैटरैट। कैटरैट मतलब कैमरा ट्रैपिंग, मतलब कैमरा लगा देंगे कुछ कुछ जगह, है ना, और फिर उससे मतलब कैमरा वो फ़ोटो कैप्चर कर देगा जब भी वहाँ से टाइगर पास होगा ना, तो उस फोटोग्राफ्स को हम एनालाइज़ करके उससे हम उसका निकालते हैं कि कितने टाइगर्स हैं उसमें, कितने टाइगर्स वहाँ पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है। अब जो इस रिपोर्ट ने रिलीज़ किया था उसमें सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पे थे, मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश में 526 हैं, देन कर्नाटका 524 एंड देन उत्तराखंड 442। तो ये तीनों आपको याद रखने कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, फिर कर्नाटका में और फिर उत्तराखंड में। टाइगर डिक्लाइन कहाँ कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में डिक्लाइन हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर की डेंसिटी कहाँ मिली है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा जो कॉर्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में, तो वहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर की बात कर लेते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है अपना वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। सबसे पहली बात तो IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। दूसरा, मिलता कहाँ है, क्या ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, इज़ इट ओनली फाउंड इन इंडिया? नहीं, इट इज़ नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया, ऑल्दो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है रॉयल बंगाल टाइगर की, बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन नेपाल एंड भूटान एंड बांग्लादेश एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिलता है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि क्या बोलते हैं, T x2 अवार्ड रिलीज़ हुए हैं। T x2 अवार्ड क्या होता है, T मतलब टाइगर, है ना, T से मतलब टाइगर है, और x2 मतलब हमने टाइगर का पॉपुलेशन डबल कर दिया है, ठीक है। x2 मतलब डबल हो गया, है ना। तो T x2 मतलब टाइगर का पॉपुलेशन डबल कर दिया है। तो ऐसे स्टेट्स को ये अवार्ड मिलता है जिन्होंने टाइगर पॉपुलेशन को सब्सटैंशियली इंक्रीज़ किया है, मतलब डबल किया है। अब फिलविट टाइगर रिजर्व जो है उसको, जो फिलविट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, जिसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि फिलविट टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश हैज़ वॉन दिस अवार्ड फॉर डबलिंग इट्स पॉपुलेशन। फिलविट टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो किन किन रिवर से सराउंडेड है, रिवर शारदा एंड रिवर खाकरा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कौन कौन सी रिवर है, रिवर शारदा एंड रिवर खाकरा। ये फिलविट टाइगर रिजर्व इन दोनों से सराउंडेड है। उस पर एक और स्पीशीज़ न्यूज़ में था, काजी 106F। अभी काजी 106F क्या है, इंडिया का ओनली गोल्डन टाइगर है। कहाँ मिलता है, काजीरंगा के नेशनल पार्क में, जो कि असम में है। तो बस ये इतना ही याद रखना है आपको कि काजी 165 जो है वो इंडिया का ओनली टाइगर, ओनली गोल्डन टाइगर है, और काजीरंगा के नेशनल पार्क में मिलता है, असम में, ठीक है। अब स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया की बात करते हैं। 2018 पे जो रिपोर्ट आया था लेपर्ड्स पे, है ना, तो ये जो सबसे पहली बार रिलीज़ किसने किया था, MOEFCC ने किया था, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको रिलीज़ किया है। लेपर्ड्स की अगर हम IUCN की स्टेटस की बात करें तो लेपर्ड्स का IUCN स्टेटस क्या है, वनरेबल है ना। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है हमारा, उसके शेड्यूल 1 में आता है। तो ये आपको याद रखना है कि वनरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और अपने WPA के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हमको कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटका और देन महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप देखो कि ये दिस गोज़ विद जहाँ टाइगर सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। टाइगर भी तो हमने देखा था ना कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहे थे, मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटका में, है ना। तो यहाँ पे लेपर्ड्स भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना, जहाँ टाइगर ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ लेपर्ड भी ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा अपने क्या बोलते हैं, लेपर्ड्स मिले। रीजन वाइज की बात करें तो सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हैं, है ना। और ये कहाँ इनहेबिट करते हैं, मतलब इनका हैबिटेशन, मतलब कहाँ मिलेंगे आपको जनरली, ये मिलेंगे आपको जनरली एरिड डेजर्ट्स में, ठीक है। सॉरी, ये आपको एरिड डेजर्ट्स को छोड़ के बाकी हर जगह मिलेंगे। दे आर एब्सेंट ओनली इन एरिड डेजर्ट, है ना, सिर्फ यहीं पे ही नहीं मिलेंगे आपको, बाकी हर जगह मिलेंगे, है ना। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च प्रोजेक्ट लेपर्ड टू मिटिगेट ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। तो राजस्थान पहला स्टेट था जिसने प्रोजेक्ट लेपर्ड को लॉन्च किया था, है ना। और एक और बॉडी है जो ट्रैफिकिंग से रिलेट करती है इनके, जो है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक बेसिकली एक ऐसी NGO है, ध्यान रखना ये NGO है ना, जो ट्रैफिकिंग ऑफ बेसिकली लेपर्ड से डील करती है। तो ये एक NGO है जो ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट से डील करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ट्रैफिक इस्टेब्लिश किसने किया था, ये NGO इस्टेब्लिश किसने किया है, दिस इज़ अ
इसको इस्टेब्लिश किया था IUCN और WWF ने, ठीक है। IUCN और WWF ने मिलकर ट्रैफिक को जो है अपना इस्टेब्लिश किया था। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1976 में, है ना। अब लेपर्ड की बात कर ही रहे हैं तो स्नो लेपर्ड की भी बात कर लेते हैं। तो स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है? नाम से ही पता चल रहा है, स्नो जहाँ होगी वहाँ ये वाला लेपर्ड मिलेगा। तो स्नो आपको कहाँ मिलेगी? जो हमारे हिमालयाज़ हैं, है ना, जो भी पीक्स हैं हमारी, जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं हमारे, है ना, और ये ट्रांस हिमालयाज़ हैं, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वगैरह के क्या बोलते हैं हिमालयाज़ है, वहाँ आपको ये स्नो लेपर्ड मिलेगा, है ना। तो इससे बहुत ही एक फेमस प्रोजेक्ट एसोसिएटेड है। एक तो सिक्योर है ना। सिक्योर लॉन्च हुआ था जिसमें हम क्या करेंगे, हम इनकी जो पॉपुलेशन है, जो इनकी डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है, उसको सिक्योर करेंगे, मतलब इनको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ में अभी इसलिए था क्योंकि इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इस्टेब्लिश हो रहा है। कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है? उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ आ रहा है? उत्तराखंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन बिल्ड करेगा? उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन उत्तरकाशी फॉरेस्ट। 6 ईयर का प्रोजेक्ट है। सिक्योर हिमालयाज़ के अंडर इसको लॉन्च किया जा रहा है। जो मैंने बोला ना सिक्योर प्रोजेक्ट है, तो वो सिक्योर हिमालयाज़ वाला जो प्रोजेक्ट है वो यही है, जिसमें हम स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन करेंगे। तो इसके अंडर हम लोग क्या कर रहे हैं? पहला लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बना रहे हैं उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तरकाशी में, ठीक है। अब ये जो सिक्योर हिमालयाज़ वाला प्रोजेक्ट था, ये कब लॉन्च हुआ था? 2017 में लॉन्च हुआ था। इसको फंड कौन कर रहा है? GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड जो है वो इसको फंड कर रहा है। अब स्नो लेपर्ड के स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल है अगेन, है ना। जो हमने पीछे पढ़ा था ना लेपर्ड का हमने पढ़ा था ना, वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 है, WPA का शेड्यूल 1 है, सेम वही है ना। तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेपर्ड का है वही इसका स्नो लेपर्ड का भी है ना। कहाँ मिलता है? ऑब्वियसली जहाँ स्नो मिलेगी आपको, कहाँ मिलेगी? पीक्स पे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सब आपको मिलता है। उत्तराखंड में कहाँ मिलता है? तो उत्तराखंड में ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गंगोत्री और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। अभी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है गंगोत्री और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, है ना। तो हम पढ़ लेते हैं भाई, यहाँ पे भी मिलता है, क्या पता इस बार चेंज करके पूछ दें, है ना। तो उत्तराखंड में कहाँ मिलता है? नंदा देवी, गंगोत्री एंड अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। अब 2 और प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड हैं, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड एंड GSLEP। GSLEP इज़ ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है ना। आगे बढ़ते हैं, एशियाटिक लॉयंस की बात करते हैं, है ना। तो एशियाटिक लॉयंस हमको सिर्फ कहाँ मिलते हैं? सिर्फ हमको गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, जो कि गुजरात में है। सिर्फ यहीं पे आपको पूरे दुनिया में एक ही जगह है जहाँ पे आपको ये एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं, जो कि गिर नेशनल पार्क में। और यहाँ पे इनका एक्चुअली कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अभी शायद 674 हो गया है ना इनका पॉपुलेशन। तो इट्स अ गुड थिंग। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ऐसा प्रपोजल था कि इन एशियाटिक लॉयंस को बेसिकली गिर से थोड़े से लॉयंस को वहाँ से हटा के मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र किया जाए। क्यों ऐसा बोला? मध्य प्रदेश के अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो डिसाइड करी गई थी, इसमें था कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गिर से मध्य प्रदेश में डालो? क्योंकि भाई देखो, अब ये दुनिया में सिर्फ यहीं मिलते हैं ना। अब यहाँ पे कोई अगर एपिडेमिक आ गया जिसकी वजह से सारे ये मर गए, तो भाई स्पीशीज़ एक्सटेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हमको डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है, कहीं और भी 2-3 कहीं और होने चाहिए, है ना, ताकि कम से कम यहाँ पे कोई एपिडेमिक आए तो हम स्पीशीज़ को तो सेव कर पाएँ। ये इनका रीज़न था यहाँ से ट्रांसफ़र करने का। बट गुजरात गवर्नमेंट क्या करी? गुजरात गवर्नमेंट बोले ये हमारे स्टेट का प्राइड है, हम इसको किसी को नहीं देंगे। तो ये इसीलिए ये न्यूज़ में था, है ना। अब IUCN की स्टेटस की बात करते हैं तो IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। तो याद रखना कि एशियाटिक लॉयन जो है वो इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के, और WPA के शेड्यूल के 1 में आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंडेंजर्ड है ना, और बाकी दोनों 1-1 है, अपेंडिक्स 1 और क्या बोलते हैं ये शेड्यूल 1। अब एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन लायंस, जो ये एशियाटिक लॉयंस होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में, ठीक है। तो और जो अफ्रीकन लायंस है उनका IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। तो ये ध्यान रखना, अफ्रीकन जो लॉयंस है उनका IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, और इसका क्या है? इंडेंजर्ड है ना। तो ये हमको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं अफ्रीकन चीता रीइंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया में तो चीता एक्सटेंट हो चुका है। इंडिया में चीता 1952 में एक्सटेंट हो गया था। तो अभी इंडिया में चीता लाने के लिए ये बात हो रही थी कि भाई हम बाहर से लाते हैं। तो पहले क्या हुआ? पहले ईरान से ये लोग मांग रहे थे। अब ईरान के पास है ना, ईरान के पास एशियाटिक चीता है। तो ये लोग चाह रहे थे भाई हमको एशियाटिक चीता मिल जाए, है ना। तो एशियाटिक चीता सिर्फ आपको ईरान में मिलेगा, है ना। तो ईरान ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये लोग गए फिर साउथ अफ्रीका के पास, अफ्रीका के पास गए। अब अफ्रीका में एक कंट्री है नामीबिया, है ना, वहाँ पे अपने ये अफ्रीकन चीता मिलते हैं।
तो वहाँ से ये प्रपोज़ल था कि वहाँ से हम ये चीता को ला के MP के बेसिकली कुछ नेशनल पार्क डिसाइड हुए थे, वहाँ पे लाएंगे। अब जिसमें कूनो पालपुर था, है ना, नौरा देही था, गांधी सागर था, माधव नेशनल पार्क था, ये सब सारे शॉर्टलिस्ट हुए थे। मध्य प्रदेश में हैं सारे शॉर्टलिस्ट हुए थे जहाँ पे अफ्रीका के चीता को रीइंट्रोड्यूस करना था। ठीक है, कौन कौन से थे ये याद रखना है आपको, कूनो पालपुर, नौरा देही, गांधी सागर, माधव, ये सारे कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। तो इससे पहले 2010 में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट पैनल बनाया था इसी रीइंट्रोडक्शन के लिए। उसमें कुछ नेशनल पार्क जो हैं वो सेलेक्ट हुए थे कि वहाँ पे हो सकता है। जैसे कूनो पालपुर हो गया मध्य प्रदेश का, वेलवादर नेशनल पार्क हो गया गुजरात का, ताल चापर सेंचुरी होगी राजस्थान की, यहाँ इंट्रोड्यूस होंगे। बट फाइनली बाद में कूनो पालपुर को डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था। अब एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता की बात करें तो एशियाटिक चीता जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और फास्टर होता है अफ्रीकन चीता से, है ना। तभी इंडिया चाह रहा था कि एशियाटिक मिले, बट मिला नहीं, ईरान ने मना कर दिया। उसके बाद IUCN स्टेटस की बात करें तो जो हमारा अफ्रीकन चीता है दैट इज़ वल्नरेबल। ठीक है, दैट इज़ वल्नरेबल। और जो अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है और जो एशियाटिक चीता है दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये याद रखना कि जो अफ्रीकन चीता है हमारा, अफ्रीकन चीता का क्या स्टेटस है, वल्नरेबल, और एशियाटिक चीता का क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, वल्चर एक्शन प्लान की बात करते हैं। तो वल्चर एक्शन प्लान क्या करता है, बेसिकली वल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये एक्शन प्लान बना, है ना। तो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि भाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है उसने एक वल्चर एक्शन प्लान लॉन्च किया 2020 से 2025 तक। क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो पिछले साल अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे तो काफ़ी वल्चर्स की डेथ हो गई थी। एक ड्रग है, ड्रग का नाम है डिक्लोफिनैक की वजह से क्या हुआ, काफ़ी वल्चर्स की डेथ हो गई। अब आप सोचो कि यार डिक्लोफिनैक इनको क्यों ड्रग दिया गया, तो इनको ड्रग नहीं दिया गया। इनको क्या हुआ कि डिक्लोफिनैक बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, ये दिस इज़ अ ड्रग दैट इज़ यूज्ड इन मतलब रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। और जो काउज़ होती हैं ना उनको ताकि उनका दूध जल्दी निकले उसके लिए ये ड्रग दिया जाता है ना, और कहीं कहीं यूज़ होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब वो लोग मर जाते हैं, है ना, जब मान लो काऊ मर गई तो उनको ये जो ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं वल्चर्स के ब्रीडिंग सेंटर, वहाँ पे उनको दे देते हैं ताकि ये वल्चर खा लें। अब वल्चर खा रही है तो उसके साथ इसके पास डिक्लोफिनैक भी जाता है। अब डिक्लोफिनैक चला गया तो इन वल्चर्स की डेथ हो गई, बहुत सारे बर्ड्स की डेथ हो गई थी। तो उस वजह से अब इनका उस वजह से क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने क्या किया है, अब ये एक्शन लॉन्च किया है ताकि इनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, वल्चर एक्शन प्लान में क्या होगा, बेसिकली हर 4 साल में एक सर्वे होगा, है ना। और कुछ ब्रीडिंग सेंटर्स हैं जैसे यूपी है, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है ना। अब ऐसे और हम ब्रीडिंग सेंटर्स बनाएंगे, है ना, और जो कि वल्चर कंजर्वेशन में हमको प्रिजर्व करेगा, है ना। तो एक डेटाबेस बनाएंगे जिसमें हम जितने भी वल्चर के थ्रेट्स हैं, जैसे डिक्लोफिनैक ड्रग एक थ्रेट है ना, तो उन सारों को हम लिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, रेस्क्यू सेंटर्स को इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ, पिंजौर में करेंगे, भोपाल में करेंगे, गुवाहाटी में करेंगे, हैदराबाद में करेंगे, है ना। और एटलीस्ट एक वल्चर सेफ्टी जोन बनाएंगे हर जगह। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो ड्रग्स हैं जैसे ये डिक्लोफिनैक है ना, उस ड्रग के सेल वेल को हम रेगुलेट करेंगे। और जो ये नॉन वेटेरियन जो स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं ना, जिससे वल्चर्स की डेथ होती है ना, उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो ये सब है वल्चर एक्शन प्लान में। अब हम इसका स्टेटस देख लेते हैं, कुछ वल्चर्स का हम स्टेटस देख लेते हैं। तो हम इंडेंजर्ड वाले स्पीशीज़ का ही बात करते हैं। तो एक है ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, रेड हेडेड, ये सब क्या हैं, ये सब इंडेंजर्ड हैं IUCN के स्टेटस में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।